हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्ट्रोलेब से किसको मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलेब से अक्षांश बतलाने वाला मापा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरक यानी कि खाद से। उर्वरक यानी कि खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ना कि कीटनाशक से। इस बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, वह स्थान जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एपियरीज। जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है वह उस स्थान को एपियरीज कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी बुक में गलत दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन अंग्रेजी सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 ईस्वी में किया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुर्जुआ क्रांति। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। 1919 में हुए वर्साई की संधि से जर्मनी को अल्सास और लॉरेन का प्रांत फ्रांस को देना पड़ा था और जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश मित्र राष्ट्रों के लिए छोड़ना पड़ा था। जर्मनी को सैन्य दृष्टिकोण से एकदम पंगु बना दिया गया और राइनलैंड का क्षेत्र 15 वर्ष के लिए छीन लिया गया था। लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर वसीम की संधि को माना है, जो कि सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1914। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के युवराज का बोस्निया में हत्या कर दिया जाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिस्मार्क ने। गुप्त संधियों की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। बिस्मार्क, जो कि प्रसा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख सूत्रधार था, उसने सेडान के युद्ध में फ्रांस को हराकर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया था और बिस्मार्क समझता था कि फ्रांस इस हार का बदला लेगा। इस कारण बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग करने के लिए विभिन्न देशों के मध्य संधियों का दौर शुरू किया। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोवियत संघ। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था। सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों में शामिल था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1785 में। तिलक मांझी को 13 फरवरी 1785 ईस्वी को भागलपुर में फांसी दी गई थी और तिलक मांझी को जबरा पहाड़िया उपनाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्म प्रणाली। बीज, उर्वरक, मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे फार्म प्रणाली कहा जाता है। प्राय इसके अंतर्गत व्यापारिक व वाणिज्यिक कृषि की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चाइना यानी कि चीन। चीन चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरहर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ फसलों का उदाहरण है, जबकि गेहूं, चना, मटर, जौ और सरसों रबी की फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो दिए गए विकल्पों में से भारत किसी भी पेय फसलों में विश्व में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक नहीं है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी चाय को माना है, जो कि गलत है, क्योंकि चाय के निर्यात में भारत का स्थान चीन, श्रीलंका और कोरिया के बाद चौथे स्थान पर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यमन से। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी, और इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मक्का। मक्का भोजन और चारे दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉग हैमरशोल्ड। इनका पूरा नाम डॉग हैमरशोल्ड था और ये यूएनओ के एकमात्र महासचिव थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और ये यूएनओ के दूसरे महासचिव थे। फिर क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 साल का। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 42। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य में कुल 42 राष्ट्र शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वियना। बोबोन राजवंश, जिसे अक्सर बर्बन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, उसको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था और उसे वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1919 में। रॉलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया था और भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह कानून लाया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, किंतु भारत में साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 को बम्बई में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र का आदिवासी नेता। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1838 में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1870 ईस्वी में लागू किया गया। 1870 के दशक में लंदन शहर के हालात अच्छे नहीं थे और वहाँ अपराधियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लोगों में शिक्षा का अभाव था और जनता में ज़्यादातर भुखमरी की समस्या से ग्रसित थे। इन समस्याओं से निपटने के लिए 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून को लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुमंजिली इमारत। चौल इमारतों का निर्माण बम्बई में भारतीय आबादी वाले इलाकों में किया गया था। यह एक बहुमंजिला इमारत होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी।
इमारत के सभी कमरों के सामने खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दलान भी होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1863 ईस्वी में कोलकाता। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता में धुएं की बढ़ती समस्या से निजात पाने के लिए 1863 में पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन विलियमसन ने 1990 में। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में एडीबी के नाम से भी जानते हैं, यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के लगभग लेकर आए थे और जापान में 868 ईस्वी में छपी सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र थी। इसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र भी बने हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.4%। फिर क्वेश्चन नंबर 35, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है जो दार्जिलिंग और तिब्बत पठार की चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। चुंबी नदी इसी दर्रे से बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तापी। तापी नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों द्वारा प्रयोग में किया गया। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर से अधिक। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या चीन में रहती थी, लेकिन वर्तमान समय में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, यानी अभी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए, भारत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री जयवर्धनापुरा। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 70%। भूटान के क्षेत्रफल का लगभग 70% से अधिक भाग वन आच्छादित है
और भूटान की राजधानी थिम्पू है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। पोखरा नेपाल में स्थित नगर है। यह एक हिल स्टेशन भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:1 लाख। फिर क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक आंकड़ा। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। और आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, जो कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किया जाता है, और दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा, जिसे कि अनुसंधानकर्ता किसी अन्य संस्था के द्वारा पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों से प्राप्त करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड था, और भोपाल गैस त्रासदी की घटना दिसंबर 1984 को घटित हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। ये कथन महात्मा गांधी का था कि संसाधन हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए एसएसटी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।